जरा सोचिए, रूस भारत को करोड़ों रुपए का तेल और रक्षा उपकरण बेचता है ना? लेकिन इस पूरे लेन देन में एक भी अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, मतलब आज से 10 या 15 साल पहले ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में ये बात लगभग नामुमकिन मानी जाती थी। बिल्कुल, लेकिन आज ये एक हकीकत है। तो इस विस्तृत चर्चा में जहां हम विदेशी मुद्रा और रिजर्व बैंक के नियमों का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? वो ये कि सीमाओं के पार पैसा भेजना सिर्फ एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश ट्रांसफर करना नहीं है। मतलब सुनने वालों के लिए इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस एक बहुत बड़ा हाईवे है। अच्छा, एक हाईवे की तरह। हाँ, और पैसे को अलग अलग नियमों वाले अलग अलग वाहनों में बिठाया जाता है। हर वाहन की अपनी एक अलग मंजिल है, अपनी एक सख्त स्पीड लिमिट है और अपने खास नियम है। आज हम यही डिकोड करेंगे कि विदेशी पैसों का ये हाईवे असल में काम कैसे करता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस हाईवे के नियम समय के साथ बहुत तेजी से बदले हैं। हम आज सिर्फ इन अलग अलग बैंक अकाउंट्स या वाहनों के नाम नहीं जानेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि इनके पीछे की इंजीनियरिंग क्या है। मतलब कोई खास नियम क्यों बनाया गया है। एग्जैक्टली। अगर कोई पैसा भारत आ रहा है या बाहर जा रहा है, तो उस पर जो पाबंदियां हैं वो किसी बाबू की सनक का नतीजा नहीं है। उनके पीछे मैक्रो इकोनॉमिक्स या व्यापक अर्थशास्त्र के बहुत गहरे कारण छिपे हैं। राइट। जब तक हम इन क्यों और कैसे वाले सवालों के जवाब नहीं ढूंढेंगे, तब तक ये बैंकिंग व्यवस्था सिर्फ ओबाऊ शब्दों का एक जाल ही लगेगी। तो इस हाईवे पर सबसे पहले वाहन की बात करते हैं, जो सबसे व्यक्तिगत स्तर से जुड़ा है। मान लीजिए कोई एनआरआई यानी अनिवासी भारतीय अमेरिका में रहता है। मान लेते हैं वो वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और डॉलर कमाता है। हाँ, लेकिन उसका मुंबई में फ्लैट भी है जहां से उसे हर महीने रुपयों में किराया मिलता है। अब एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्राओं में कमाई हो रही है। इस व्यक्ति को अपना पैसा मैनेज करने के लिए कौन सा वाहन चुनना होगा? ऐसे लोगों के लिए रिजर्व बैंक ने दो अलग अलग रास्ते, या आपकी भाषा में कहें तो दो अलग अलग वाहन तय किए हैं। पहला है एनआरई अकाउंट, यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। ओके, एक्सटर्नल। हाँ, ये अकाउंट उस विदेशी कमाई के लिए है जो व्यक्ति अमेरिका में कमाकर भारत भेज रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये फुल्ली रिपेट्रिएबल है। फुल्ली रिपेट्रिएबल मतलब पूरी तरह से वापस ले जाने लायक। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर कोई आज $1 लाख को रुपयों में बदलकर एनआरई अकाउंट में डालता है, तो कल वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी से इजाजत लिए उसे वापस डॉलर में बदलकर अमेरिका ले जा सकता है। वाह, तो ये एक 2-वे हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की तरह है। एकदम सही है। और अर्थव्यवस्था के नजरिए से सबसे बड़ी बात, इस अकाउंट में रखे पैसे पर जो भी ब्याज मिलता है वो भारत में पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। वेट, टैक्स फ्री? और कभी भी वापस ले जाने की पूरी आजादी? ऐसा लगता है कि सरकार खुद रेड कार्पेट बिछाकर कह रही है कि प्लीज अपना डॉलर भारत ले आइए। हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही है। डॉलर देश में आता है तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। लेकिन उस मुंबई वाले फ्लैट के किराए का क्या? वो कमाई तो भारत की ही जमीन पर हो रही है ना? उस देसी कमाई के लिए दूसरा अकाउंट है, एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। जो पैसा भारत के अंदर कमाया जा रहा है, जैसे उस फ्लैट का किराया या पुरानी पेंशन, वो सब एनआरओ अकाउंट में जाएगा। ओके, विदेशी कमाई एनआरई में और देसी कमाई एनआरओ में। राइट। लेकिन एनआरओ एक लोकल बस की तरह है, जिसके नियम एक्सप्रेस ट्रेन से बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले तो एनआरओ अकाउंट में मिलने वाले ब्याज पर भारत के नियमों के हिसाब से टैक्स लगता है। अच्छा, इस पर टैक्स है? हाँ, और दूसरी सबसे अहम बात, इसमें रखा पैसा बिना पाबंदी के वापस विदेश नहीं ले जाया जा सकता। पैसा वापस ले जाने की एक सख्त लिमिट तय की गई है, जो कि एक वित्तीय वर्ष में $1 मिलियन तक है। $1 मिलियन? हाँ, यानी $10 लाख। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट और बाकायदा टैक्स चुकाने के दस्तावेज देने पड़ते हैं। एक मिनट, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर वो फ्लैट मेरा है, हाँ। वो किराया मेरी अपनी मेहनत की कमाई है और मैंने उस पर भारत में टैक्स भी भर दिया है, तो मैं अपना ही पैसा वापस विदेश क्यों नहीं ले जा सकती? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है ना? सरकार मुझे मेरे ही पैसे के लिए $1 मिलियन की स्पीड लिमिट में क्यों बांध रही है? इसका जवाब भारत के आर्थिक इतिहास और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा में छिपा है। देखिए, एनआरई अकाउंट का पैसा बाहर से आया था, उसने भारत का रिजर्व बढ़ाया था, इसलिए उसे वापस जाने की छूट है। लेकिन एनआरओ का पैसा तो पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है।
अब कल्पना कीजिए कि अगर कोई ग्लोबल आर्थिक संकट आता है, जैसे 2008 की मंदी। राइट, तब बहुत पैनिक था। बिल्कुल। अगर लाखों एनआरआई अचानक डर कर अपना भारत में कमाया हुआ पैसा, जो कि अरबों डॉलर में हो सकता है, रातों रात देश के बाहर ले जाने लगे, तो क्या होगा? बैंकों से बहुत सारा रुपया निकलेगा और डॉलर की मांग अचानक बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो सकता है और रुपए की कीमत धड़ाम से गिर सकती है। 1991 में भारत ने वो दौर देखा है, जब हमारे पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। ओह, तो ये $1 मिलियन प्रति वर्ष की सीमा एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। हाँ, ताकि पूंजी का प्रवाहन नियंत्रित रहे। कैपिटल फ्लाइट यानी पूंजी के अचानक पलायन को रोकने के लिए ये जरूरी है। ये बहुत अहम बात है। मतलब ये पाबंदी किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए है। बिल्कुल सही। लेकिन स्रोतों में एक तीसरे प्रकार के अकाउंट का भी जिक्र है, FCNR-B। अब अगर एक्सप्रेस ट्रेन और लोकल बस पहले से हैं, तो इस तीसरे वाहन की क्या जरूरत पड़ी? FCNR-B का मतलब है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ये उन एनआरआई लोगों के लिए है जिन्हें करेंसी एक्सचेंज के जोखिम से भारी डर लगता है। करेंसी एक्सचेंज का जोखिम मतलब एक्सचेंज रेट का ऊपर नीचे होना? हाँ, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए अमेरिका में बैठे व्यक्ति ने $1 लाख भारत भेजे और एनआरई अकाउंट में रखे। वो रुपए में बदल गए। ठीक है। 5 साल बाद जब वो उसे वापस डॉलर में बदलना चाहेगा, तो हो सकता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया हो। ऐसे में उसे वापस कम डॉलर मिलेंगे और उसका नुकसान हो जाएगा। ये तो है। तो FCNR इसमें कैसे मदद करता है? FCNR एक बख्तरबंद गाड़ी की तरह है। ये सुविधा देता है कि पैसा सीधे डॉलर, पाउंड या यूरो जैसी विदेशी मुद्रा में ही रखा जाए। ओहो, मतलब पैसा रुपए में कन्वर्ट ही नहीं होता? बिल्कुल नहीं। इसमें कोई सेविंग या करंट अकाउंट नहीं होता। ये सिर्फ 1 से 5 साल तक की फिक्स्ड डिपॉजिट होती है। पैसा डॉलर में आया था, डॉलर में ही बढ़ेगा और मैच्योर होने पर पूरे डॉलर ही वापस मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत सेफ है। और क्या ये भी टैक्स फ्री होता है? हाँ, ये भी पूरी तरह से रिपेट्रिएबल और टैक्स फ्री होता है। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर बिल्कुल साफ हो गया। एनआरई भारत से बाहर की कमाई के लिए, एनआरओ भारत के अंदर की कमाई के लिए, और FCNR उन लोगों के लिए जिन्हें करेंसी का जोखिम नहीं लेना। एकदम परफेक्ट समरी। लेकिन अब इस हाईवे पर एक अलग तरह के वाहन को लाते हैं। हमने एक भारतीय मूल के व्यक्ति की बात की, लेकिन क्या होगा अगर कोई बहुत बड़ी विदेशी कंपनी भारत में अपना व्यापार करना चाहे? मतलब जिसका भारत से कोई पुश्तैनी लेना देना नहीं है। हाँ, मान लीजिए अमेरिका की कोई बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी भारत में एक एक्सप्रेसवे बनाने का ठेका लेती है। क्या वो भी एनआरओ अकाउंट खोलेगी? बिल्कुल नहीं। एनआरई और एनआरओ खाते सिर्फ और सिर्फ एनआरआई या भारतीय मूल के लोगों के लिए हैं। किसी भी विदेशी कॉरपोरेशन के लिए ये काम नहीं आते। उनके लिए एक अलग व्यवस्था है, SNRR, यानी स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। तो अगर हम अपनी एनालॉजी को आगे बढ़ाएं, तो एनआरई या एनआरओ एक तरह से व्यक्ति की अपनी निजी गाड़ी है ना? क्योंकि उसका भारत से एक स्थायी जुड़ाव है। तो क्या ये SNRR एक रेंटल कार की तरह है? ये एकदम परफेक्ट तुलना है। SNRR एक रेंटल कार ही है जो किसी विदेशी कंपनी को सिर्फ एक खास प्रोजेक्ट या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिलती है। ओके। इसका सबसे बड़ा नियम यह है कि SNRR एक नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट है। मतलब इस खाते में अरबों रुपए भी पड़े हों तो बैंक उस पर 1 पैसा भी ब्याज नहीं देगा। वेट, कोई ब्याज नहीं? कोई ब्याज नहीं। और जैसे ही वो एक्सप्रेसवे बनाने का प्रोजेक्ट खत्म होता है, इस अकाउंट को तुरंत बंद करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नियम क्यों? ब्याज देने में क्या समस्या है? क्योंकि अगर रिजर्व बैंक विदेशी कंपनियों को ब्याज देने लगे तो विदेशी कंपनियां व्यापार करने के बजाय भारत को एक हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट की तरह इस्तेमाल करने लगेंगी। समझा नहीं, कैसे? देखिए, अमेरिका या यूरोप में ब्याज दरें बहुत कम होती हैं, जबकि भारत में ज्यादा। अगर SNRR पर ब्याज मिलता तो विदेशी कंपनियां सिर्फ ब्याज कमाने के लिए अरबों डॉलर भारत में जमा कर देती। ओह, और जब मन करता रातों रात निकाल लेती। एग्जैक्टली। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में बिना किसी वास्तविक उत्पादन की ही बहुत अस्थिरता आ जाती। इसलिए नियम साफ है, व्यापार करना है तो SNRR खोलिए, पैसा रखिए और काम खत्म होने पर खाता बंद करके लौट जाइए। अब ये सारे भारी भरकम अकाउंट्स हमें समझ आ गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन बड़े वाहनों की चाबी कौन देता है? क्या मैं सड़क किनारे किसी भी मनी एक्सचेंजर के पास जाके कह सकती हूँ कि मेरा FCNR अकाउंट खोल दो? बिल्कुल नहीं। यहीं पर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का एक मजबूत सुरक्षा ढांचा सामने आता है। इस पूरे हाईवे की ट्रैफिक पुलिस है FEMA, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
मैंने फेरा के बारे में भी सुना है। हाँ, एक समय था जब भारत में फेरा लागू था, जो बहुत ही सख्त कानून था। लेकिन 1999 में फेरा को हटाकर फेमा लाया गया, और फेमा के तहत हर किसी को विदेशी मुद्रा का लेन देन करने की अनुमति नहीं है। तो किससे है अनुमति? इस सिस्टम का गेटकीपर कौन है? रिजर्व बैंक ने ऑथराइज्ड डीलर्स या एडी की एक श्रेणी बनाई है। इन सभी बड़े खातों को खोलने की चाबी केवल एडी कैटेगरी 1 बैंकों के पास होती है। एडी कैटेगरी 1, इनमें कौन से बैंक आते हैं? इनमें मुख्य रूप से हमारे बड़े कमर्शियल बैंक्स आते हैं, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कुछ बड़े विदेशी बैंक। केवल इन्हीं के पास ऐसा लेन देन संभालने का कानूनी अधिकार होता है। और जो एयरपोर्ट पर फॉरेक्स काउंटर्स होते हैं, वो क्या हैं? वो फुल फ्लैश मनी चेंजर्स होते हैं। उनका काम सिर्फ यात्रा के लिए कैश बदलना है। वो ये बड़े अकाउंट्स नहीं खोल सकते। अच्छा, मतलब रिजर्व बैंक सिर्फ उन बड़े संस्थानों पे भरोसा करता है जिनका ऑडिट सिस्टम वर्ल्ड क्लास हो। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि केवल एडी कैटेगरी 1 बैंकों को ही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन संभालने की अनुमति होती है। ये एक बहुत ही तकनीकी शब्द आ गया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बनाम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। स्रोतों में भी इस पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसे किसी छात्र के लिए सरल शब्दों में डिकोड करें, तो मान लीजिए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पॉकेट मनी की तरह है। एक छात्र अपनी पॉकेट मनी से रोज लंच खरीदता है, किताबें लाता है। राइट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये विदेश घूमने जाना, इलाज करवाना या रूटीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जैसा है। इसके विपरीत कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब है उस पॉकेट मनी को बचाकर एक साइकिल खरीदना। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। क्योंकि साइकिल एक संपत्ति है, एक एसेट है। या फिर किसी से बड़ा उधार लेकर कुछ खरीदना, जो कि एक देनदारी है। ये पॉकेट मनी और साइकिल का उदाहरण इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत सटीक है। तकनीकी भाषा में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हर उस लेन देन को कहते हैं जिससे किसी देश के निवासी की विदेश में या किसी विदेशी की भारत में संपत्तियों या देनदारियों में बदलाव होता है। जैसे भारत में बैठा कोई व्यक्ति अमेरिका में रियल एस्टेट खरीदता है। हाँ, या कोई विदेशी कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाती है, जिसे हम एफडीआई कहते हैं। या फिर ये जो एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट्स की हमने बात की, ये भी कैपिटल ट्रांजैक्शंस है। इसका मतलब है कि करंट ट्रांजैक्शन यानी लंच या किताबें खरीदने के लिए इकोनॉमी में पूरी छूट है, लेकिन साइकिल या संपत्ति खरीदने के लिए सरकार के कड़े नियम हैं। हाँ, भारत में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से कन्वर्टेबल हैं। कोई भी अपनी जायज जरूरतों के लिए आसानी से रुपया देकर डॉलर ले सकता है, लेकिन कैपिटल ट्रांजैक्शंस पार्शली कन्वर्टेबल हैं। रिजर्व बैंक इन पर कड़ा नियंत्रण रखता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर करोड़ों लोग अचानक विदेशों में संपत्तियां खरीदने लगे तो देश का सारा पैसा बाहर चला जाएगा। इसीलिए इन ट्रांजैक्शंस को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ एडी कैटेगरी 1 बैंकों को दी गई है। तो हमने एनआरआई के वाहनों की बात कर ली, विदेशी कंपनियों के रेंटल वाहनों की बात कर ली और गेटकीपर्स को भी समझ लिया जी। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। अब तक हम डॉलर, पाउंड या यूरो की बात कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय हाईवे का सबसे बड़ा बॉस अमेरिकी डॉलर ही माना जाता है। बिल्कुल, डॉलर किंग है। लेकिन स्रोतों से पता चलता है कि अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जहां देश डॉलर को बाईपास करके सीधे भारतीय रुपए में व्यापार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे डॉलर के हाईवे के बगल में एक नया हाईवे बनाया जा रहा है। हाँ, इसे वैश्विक अर्थशास्त्र में डी-डॉलराइजेशन की लहर कहा जा रहा है। और ये बिना डॉलर के व्यापार काम कैसे करता है? इस नई व्यवस्था के केंद्र में दो बहुत ही दिलचस्प बैंकिंग तंत्र हैं, जिन्हें नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट्स कहा जाता है। नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो, इन नामों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म के नाम हो। हाँ, थोड़े अजीब नाम हैं। लेकिन स्रोतों में इन्हें याद रखने की एक मजेदार ट्रिक दी गई थी। असल में ये दोनों एक ही खाते के दो अलग-अलग नाम हैं, बस देखने का नजरिया अलग है। वो ट्रिक क्या थी? ट्रिक ये थी कि नॉस्ट्रो का एन मतलब NO यानी R, हमारा अकाउंट जो तुम्हारे पास है, और वोस्ट्रो का V मतलब VO यानी योर, तुम्हारा अकाउंट जो हमारे पास है। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत का SBI अमेरिका के सिटी बैंक में एक अकाउंट खोलता है, जिसमें पैसे डॉलर में रखे जाते हैं। ओके। SBI के लिए ये एक नॉस्ट्रो यानी हमारा अकाउंट है। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए रूस का कोई बड़ा बैंक भारत के SBI में एक अकाउंट खोलता है, जिसमें पैसे भारतीय रुपए में रखे जाते हैं। तो ये विदेशी बैंक का भारत में रुपए का खाता है। हाँ, इसलिए SBI के नजरिए से ये एक वोस्ट्रो यानी तुम्हारा अकाउंट है।
तो जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ने जो स्पेशल रुपी ट्रेड अरेंजमेंट शुरू किया, उसमें यही वोस्ट्रो अकाउंट सबसे अहम है। बिल्कुल, यही इस नए हाईवे का आधार है। तो अगर हम इसे किसी वास्तविक व्यापार में रखकर देखें तो ये कैसे काम करेगा? मान लीजिए भारत का एक व्यापारी रूस को करोड़ों रुपए की मशीनरी एक्सपोर्ट कर रहा है। डॉलर का इस्तेमाल किए बिना उसे रुपए कैसे मिलेंगे? इसे कदम दर कदम समझते हैं। पहला कदम, व्यापार शुरू होने से पहले रूस का बैंक भारत के किसी एडी कैटेगरी 1 बैंक में, मान लीजिए एसबीआई में, एक स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलेगा। ठीक है, एसबीआई में खाता खुल गया। दूसरा कदम, अब भारत के व्यापारी ने रूस में मशीनरी भेज दी। रूस का जो खरीदार है उसे पेमेंट करनी है। वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर डॉलर नहीं खरीदेगा। तो वो क्या करेगा? वो बस अपने स्थानीय रूसी बैंक में अपनी मुद्रा यानी रूबल्स जमा कर देगा। और फिर? तीसरा कदम, वो रूसी बैंक उन रूबल्स को आपसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से रुपए में बदलेगा और भारत के एसबीआई में खुले अपने उसी वोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। और चौथा का नाम? पैसा एसबीआई में आ चुका है। एसबीआई उस वोस्ट्रो अकाउंट से भारतीय रुपए निकालेगा और भारत के एक्सपोर्टर के खाते में जमा कर देगा। वाह, लेन देन पूरा हो गया और पूरे रास्ते में डॉलर की छाया भी नहीं पड़ी। एग्जैक्टली। और अगर भारत को रूस से कुछ इंपोर्ट करना है, जैसे भारी मात्रा में तेल, तो ये प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी। मतलब भारतीय रिफाइनरी रुपए में पेमेंट करेगी, वो पैसा उसी वोस्ट्रो में जमा होगा और रूसी बैंक उसे रूबल्स में बदलकर अपने सप्लायर को दे देगा। एकदम सही। इस तंत्र के फायदे बहुत विशाल हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहता है। जब हम डॉलर में तेल खरीदते हैं तो हमारा रिजर्व कम होता है। राइट। लेकिन रुपए में व्यापार करने से ये टेंशन खत्म हो जाती है। और दूसरा बड़ा फायदा जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा है। ये उन देशों के साथ भी व्यापार को संभव बनाता है जिन पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। जिन्हें स्विफ्ट डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। ये तो सच में एक पैरेलल हाईवे बन गया है। बिल्कुल। अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो हमने एक बहुत लंबी यात्रा तय की है। हमने शुरुआत की थी एक लोकल बस से, यानी एक एनआरआई के एनआरओ खाते से। फिर हम विदेशी कंपनियों की रेंटल कार यानी एसएनआरआर तक गए। हाँ। हमने फेमा और एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को डिकोड किया और अंत में नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खातों के जरिए देशों के बीच हो रहे उस बड़े व्यापार को समझा। ये सब एक ही विशाल और जटिल इकोसिस्टम का हिस्सा है। और इसी इकोसिस्टम को समझते हुए मैं इस चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गंभीर विचार छोड़ना चाहूंगा। वो क्या? बैंक का ये वोस्ट्रो तंत्र पूरी दुनिया में सफल हो जाता है। अगर 10-15 सालों में भारतीय रुपया एक ऐसी ग्लोबल करेंसी बन जाता है जिसे हर देश आसानी से स्वीकार करता है, तो क्या होगा? तो क्या भविष्य में अमेरिका या यूरोप में बैठे एक आम एनआरआई को अपना पैसा भारत भेजने के लिए एनआरई या एनआरओ जैसे जटिल खातों की जरूरत भी रह जाएगी? ये तो सोचने वाली बात है। जब दुनिया के हर कोने में रुपया वैसे ही चलेगा जैसे आज डॉलर चलता है, तो क्या विदेशी मुद्रा को अलग थैलियों में रखने वाला ये पूरा सिस्टम इतिहास का हिस्सा नहीं बन जाएगा? ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे ढांचे की बुनियाद को ही बदल सकता है। अगर रुपया खुद ही एक यूनिवर्सल वाहन बन गया तो शायद हमें अलग अलग वाहनों और पाबंदियों की जरूरत ही ना पड़े। सही बात है। खैर, आज के इस विस्तृत विश्लेषण में इतना ही। बैंकिंग, विदेशी मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की इस जटिल दुनिया के पीछे के क्यों और कैसे को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया। अर्थशास्त्र के ऐसे ही नए पहलुओं को एक्सप्लोर करते रहिए।